कॉलेज के पहले दिन मैं 50 करोड़ की सुपर कार लेकर रिपोर्ट करने गया, पर सोचा नहीं था कि रूममेट्स मुझे एक आम युवक समझ लेंगे और बड़े प्यार से मुझे अपने साथ मिलकर खाना खाने के लिए ले जाएंगे। रात को तो वे मुझे जबरदस्ती कॉलेज के मेन गेट पर ले गए, बस उस सुपर कार को देखने के लिए। सब भाई अपनी सपनों की कार को देखकर लार टपका रहे थे। एक्साइटमेंट में उनका फोन भी हाथ से छूटा जा रहा था। जैसे ही भाइयों ने फोटो खींचने के लिए फोन निकाला, तभी ये करली बालों वाली युवती ने घूमकर बहुत गंदी नजर से देखा और हाथ समेटकर नफरत से बोली, ए दूर रहो, अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आया तो तुम कंगाल लोग इसका हर्जाना दे पाओगे क्या? उसके पास खड़ी सहेली भी अजीब सी आवाज में हंसते हुए ताना मारने लगी, कुछ गरीब स्टूडेंट्स कार के साथ फोटो खिंचवाने का सपना देख रहे हैं, तुम सबको बेच भी दें तो इस कार का एक व्हील भी नहीं आएगा। यह सुनकर चुलिन फेंग का चेहरा एकदम लाल हो गया और वह फोन हाथ में ले हवा में ही रुक गया। अपने भाई की इस तरह सबके सामने बेइज्जती होते देख मेरा मूड खराब हो गया। मैं तुरंत आगे आया और उसे रोका, फिर उसके कान के पास धीरे से कहा, उन युवतियों को सबक सिखाना चाहते हो? चुलिन फेंग वहीं हैरान रह गया, उसका माइंड अभी काम नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे देखते हुए फिर पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस पास है? कार चलानी आती है? वह सब भूलकर मासूमियत से अपना सिर बहुत तेजी से हिलाने लगा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने पापा का छोटा मिनी ट्रक बहुत मस्त चलाता हूँ। मेरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। मैंने अपनी पॉकेट से चाबी निकाली और उसके हाथ में रख दी। तो फिर आज का शो तुम्हारे नाम है। ओ तेरी! चुलिन फेंग ने जैसे ही अपनी हथेली में चीज देखी, वह जोर से चिल्लाया। बाकी दो रूममेट्स भी तुरंत पास आए और फिर रात के सन्नाटे में 2 बार एक साथ आवाज आई, ओ तेरी! इस शोर को सुनकर उन युवतियों ने हमें फिर से देहाती समझकर हंसना शुरू किया। मुझे उन मतलबी लोगों को भाव देने का कोई शौक नहीं था। मैंने बस चुलिन फेंग को इशारा किया, जाओगे या फिर मैं खुद जाऊं? चुलिन फेंग ने तुरंत कार की चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का संकोच अब बहुत बड़ी खुशी में बदल चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। जाऊंगा, ऐसे शो ऑफ के समय को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगले ही पल वह लंबे कदम बढ़ाता हुआ शान से सुपर कार की तरफ गया। उसने कार के सामने पहुंच दे रही उस चालाक युवती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ए तुम गरीब युवक यहाँ क्या कर रहे हो? करली बालों वाली युवती गुस्से में अपने हाथ पैर चलाती हुई आगे आई, पर चुलिन फेंग ने उसे एक नजर तक नहीं देखी। उसने बस अनलॉक का बटन दबाया और फरारी की फैंसी लाइट्स 2 बार चमकी। युवती के कदम वहीं थम गए। उसका गुस्सा गायब हो गया और उसकी सहेलियां हैरान होकर अपनी लाइफ पर शक करने लगी। इसके बाद चुलिन फेंग ने कार का गेट खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करना और गियर बदलना एकदम परफेक्ट था, बहुत ही कूल। कार का शीशा नीचे हुआ और उसने उन हैरान युवतियों को देखकर हंसते हुए कहा, ए रास्ते से हटो, अगर मेरी प्यारी कार पर स्क्रैच आया तो तुम सबको बेचकर भी एक टायर का पैसा पूरा नहीं होगा। चोलिन फेंग को सुपर कार की तेज आवाज के साथ जाते देख मैं और नामूजे बहुत सुकून से हॉस्टल की तरफ पैदल चल दिए। रास्ते में नामूजे अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उसने धीरे से पूछा कि क्या ये महंगी कार सच में मेरी है? मैंने बहुत नॉर्मल बनते हुए कहा, फैमिली के अंकल ने बस ऐसे ही आने जाने के लिए खरीद दी थी। मुझे लगा कि आज का ये बेहतरीन सबक यहीं खत्म हो गया, पर जैसे ही हम हॉस्टल के नीचे पहुंचे, देखा कि चुलिन फेंग को हॉस्टल के केयरटेकर अंकल ने गेट पर रोक रखा है और बहस कर रहे हैं। मैंने पास जाकर सुना तो मेरी हंसी छूट गई। असल में यह युवक शो ऑफ के चक्कर में अपना कॉलेज आईडी कार्ड लाना भूल गया था। सख्त स्वभाव के अंकल गेटकीपर की तरह खड़े थे और उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और तुरंत बात संभालने के लिए आगे आया। अंकल प्लीज जाने दीजिए, हम एक ही रूम के भाई हैं और ये कार भी मेरी ही है। अंकल ने शक की नजर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उस शानदार कार को देखकर सिर हिलाया। अच्छा तो तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डाला। अगले ही सेकंड मेरी मुस्कान गायब हो गई। शिट, मैं भी भूल गया था। मैंने तुरंत नामूजे की तरफ देखा। उसने अजीब तरह से अपने कंधे हिलाए, यानी उसके पास भी कुछ नहीं था। नामूजे ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से में कहा, अगर मेरे पास होता तो क्या मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहता? मैंने हार मानकर हाथ नीचे किए और अंकल को मक्खन लगाने लगा। अंकल हम सच में आज ही आए नए स्टूडेंट्स हैं। अंकल ने अपना मुंह बनाया और साफ मना कर दिया। मैं कैसे यकीन करूं? यह युवक अभी बहुत तेजी से आया और कार पार्क करके गायब हो गया। नामूजे बहस करने के लिए आगे आने लगा, पर अंकल ने सख्त होकर सीधे मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। बाहर के बहुत से अमीर बाप के बेटे ऐसी कार लेकर कॉलेज में युवतियों को फंसाने आते हैं। यह सुनकर हम सब भाई वहीं शांत हो गए। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और उन्हें याद दिलाया, अंकल लेकिन ये तो बॉयज हॉस्टल है ना। मैं थक चुका था, इसीलिए मैंने बहस छोड़ दी और सीधे अपने सेकंड अंकल ताऊ जी चाचा जी का नंबर मिलाया। 2 बेल बजते ही उन्होंने फोन उठाया। मैंने संक्षेप में सब बताया और कहा, अंकल अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। फोन पर शांत आवाज आई, ठीक है तुम थोड़ा वेट करो, और फोन कट गया। चुलिन फेंग अभी भी अंकल से बहस कर रहा था कि तभी अंकल का फोन बज उठा। उन्होंने जैसे ही फोन उठाकर कुछ सेकंड बात की, उनके चेहरे का गुस्सा बहुत बड़े सरप्राइज में बदल गया। अंकल का व्यवहार तुरंत बहुत विनम्र हो गया। वे सिर हिलाने लगे, जी जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। फोन रखते ही जो अंकल अभी सख्त
सख्त बने थे, अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। अरे ये तो बस एक कंफ्यूजन था, आप सब अंदर जाइए अंदर जाइए। मैं तो शांत था, पर बाकी तीनों भाइयों के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। चुलिन फेंग भागकर मेरे पास आया और पूछने लगा, ये गेट कीपर अचानक इतना अच्छा कैसे बन गया? मैंने बहुत शांत होकर कहा, मैंने सेकंड अंकल को फोन किया था, उन्होंने प्रिंसिपल से बात कर ली। चुलिन फेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक फोन पर काम हो गया? तुम्हारे सेकंड अंकल कितने बिग ऑफिसर हैं? मैंने मुस्कुराते हुए बात को घुमाया। पोजीशन तो बहुत बिग नहीं है, पर हाँ उनकी बात सुनी जाती है। अगली सुबह बहुत जल्दी चुलिन फेंग की रोने की आवाज आई, तभी रूम का गेट खुला। मैं अपनी सुबह की रनिंग खत्म करके आ चुका था और पूरे रूम के लिए गर्म नाश्ता लाया था। मैंने तेज आवाज में कहा, सब जल्दी से उठो भाइयों, नाश्ते का समय हो गया है। तीनों सोए हुए रूममेट्स में अचानक एनर्जी आ गई। नामूजे ने हाथ जोड़कर थैंक्स कहा। मैं पूरे 20 पीस बंस, पाव, स्नैक्स और चाय नाश्ता लाया था, पर चुलिन फेंग तो बहुत भूखा था, वह अकेले ही आधा नाश्ता खा गया। नामूजे जब उसका मजाक उड़ा रहा था, तब तक हम सबने अपने क्लोथ्स चेंज किए और कॉलेज के मैदान की तरफ चल दिए। वहां पहुंचते ही हम हैरान रह गए, बहुत भीड़ थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक चश्मा पहने सीनियर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के न्यू स्टूडेंट्स को आवाज दी। हम जैसे ही वहां गए, व्हाइट ड्रेस पहने एक युवती नाम की लिस्ट लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में कहा, मैं सेकेंड ईयर की ल्यू में जी में हूँ और फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने उस युवती को पहचान लिया और मुझे अचंभा हुआ कि वह यहाँ है। पास खड़े चुलिन फेंग ने मुझे कोहनी मारी और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस सुंदर सीनियर के साथ मेरा कोई कनेक्शन है? मैंने अपनी आंखें घुमाई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मैंने देखा कि लियू में की नजरें मुझ पर ही थीं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर आगे चलने लगी। मैं अभी कॉलेज को देख भी नहीं पाया था कि उसने हमें क्लासरूम के बाहर पहुंचा दिया। मैं और चुलिन फेंग अंदर गए और विंडो के पास की एक अच्छी सीट देखकर बैठ गए। कुछ देर बाद चश्मा पहने एक यंग सर क्लास में आए और उन्होंने खुद को हमारा गाइड वांग युन ताओ बताया। उन्होंने अपना परिचय दिया और तुरंत अनाउंस किया कि कल से 2 हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ये सुनते ही पूरी क्लास में शोर मच गया। क्लास के बाद जब मैं रूम में आया तो देखा कि चुलिन फेंग बेड पर एक बेजान चीज की तरह गिरा हुआ है। उसका चेहरा उदास था और वह रोते हुए चिल्ला रहा था। 2 हफ्ते की मुश्किल ट्रेनिंग, मुझे लगता है मैं तो खत्म हो जाऊंगा। मैंने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, तुम रोज मेरे साथ रनिंग नहीं करते थे, अब डरो। चुलिन फेंग ने तुरंत अपनी साइड चेंज कर ली और मेरी तरफ पीट करके सो गया। दोपहर को ग्रुप में मिलिट्री ट्रेनिंग के क्लोथ्स लेने का मैसेज आया। मैंने अपनी हाइट और वेट बताया और टीचर ने मुझे मिलिट्री क्लोथ्स दे दिए। चुलिन फेंग ने देखा कि मैं क्लोथ्स को देख रहा हूँ, उसे लगा कि मुझे ये पसंद नहीं आए, पर मैंने हंसते हुए कहा, खराब नहीं है, पर ये मेरी लाइफ के सबसे सस्ते क्लोथ्स हैं। ये सुनकर चुलिन फेंग पूरी तरह चुप हो गया। अगली सुबह मैं फिर से रनिंग के लिए गया क्योंकि ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत आसान थी। 7:30 बजे सभी न्यू स्टूडेंट्स मैदान में पहुंच गए। चुलिन फेंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जलन के साथ बोला, ऐसा क्यों है कि तुम इन सस्ते क्लोथ्स में भी इतने हैंडसम दिख रहे हो? ठीक 8 बजे सीनियर ऑफिसर्स स्टेज पर आ गए, पर उनमें से एक ऑफिसर को देखकर मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ी। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, वह हमारे परिवार के सबसे बिग सन और मेरे कजन भाई जाओ गैंग गार थे। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मेरे कजन भाई जाओ गैंग, जो एक बिग ऑफिसर कर्नल थे, उन्होंने स्टेज की सीट छोड़ दी और सीधे हमारे ग्रुप की तरफ आने लगे। चुलिन फेंग डर के मारे कांपने लगा। उसने मुझे जोर से कोहनी मारी और धीरे से कहा, उस ऑफिसर को देखो, वह इतने बिग ऑफिसर हैं, वे हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया और धीरे से बोला, चुप रहो। चुलिन फेंग डर गया और चुप हो गया, पर वह ऑफिसर को ही देख रहा था और धीरे से बुदबुदाया, इतने बिग ऑफिसर हमें ट्रेनिंग देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जाओ गैंग हमारे सामने आए। उनकी तेज नजरें सब पर गईं और वे तेज आवाज में बोले, अटेंशन। उनकी आवाज में बहुत दम था। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। मेरा नाम जाओ गैंग है, मैं इस ट्रेनिंग का चीफ हूँ। अगले 14 दिन तुम सब मेरे अंडर हो। मेरी बस एक शर्त है, बात मानना, पूरी तरह बात मानना, समझ गए? नीचे से धीरे से आवाज आई जिससे उनका मूड खराब हुआ। वे फिर चिल्लाए, तेज आवाज में बोलो, सुबह खाना नहीं खाया क्या? उनकी आवाज बहुत तेज थी, समझ गए? इस बार सब तेज चिल्लाए। इसके बाद नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुई। जाओ गैंग मेरे पास आए और मजाक के मूड में बोले, तुम अच्छे से खड़े हो, बाहर आओ और बाकी सबको सही करो। मैंने तुरंत कहा, यस सर। मैं ग्रुप से बाहर आया और सबको सही करने लगा। सुबह 10 बज चुके थे। तब जाओ गैंग ने रेस्ट की विसिल बजाई। विसिल बजते ही सब जमीन पर गिर गए। चुलिन फेंग भी जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मैं थक गया, बहुत थक गया। 40 मिनट तक खड़े रहे, पर मैं अभी भी सीधा खड़ा था। मेरी सांस भी नहीं फूली थी। चुलिन फेंग मुझे देखकर हैरान था। तुम इंसान हो या क्या? तुम्हें थकावट नहीं हुई? मैंने कहा, मैं रोज रनिंग करता हूँ, तुम्हें पता है। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई। मैंने पीछे देखा तो वांग वन चिंग थी। उसने अपने बाल बांध रखे थे, हाथ में पानी की बोतल थी और वह मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सीनियर, आप यहाँ मेरे लिए पानी लाई है? उसने मुस्कुराते हुए ठंडे पानी की बोतल मेरे हाथ में दी। पास खड़े चुलिन फेंग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, मेरा पानी कहाँ है? तभी निंगसी वॉज भी शर्माते हुए आई और उसने चुलिन फेंग को पानी दिया। मैं और वांग वन चिंग छांव में बैठकर बात करने लगे। हम खुश थे, पर हमें नहीं पता था कि पास की दीवार के पीछे जाओ गैंग अपने फोन से हमारी फोटो खींच रहे थे। तुरंत एक फोटो हमारी फैमिली के चैट ग्रुप में चली गई। पूरा ग्रुप एक्टिव हो गया। मेरी थर्ड सिस्टर झाओ
झाओ शाओटिंग ने सबसे पहले मैसेज किया, यह क्या है? क्या हमारे छोटे भाई को कोई पसंद आ गई है? यह युवती सुंदर दिख रही है। मेरी फोर्थ सिस्टर झाओ शाओजुए ने भी मजा किया, अरे वाह, अब ये समझदार हो गया है। किसी ने ग्रुप में जाओ गैंग को टैग किया, भैया जल्दी से एक और सामने से फोटो खींच कर भेजो। यहाँ तक कि मेरे फोर्थ अंकल जाओ शोशिन भी आ गए। हा हा हा, मेरे भतीजे की लाइफ में कोई आ गया है। भतीजे बाद में पूरी बात बताना, एक और फोटो भेजो। जाओ गैंग ने फोन रखा, उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। फिर उन्होंने विसिल बजाई। वांग वन चिंग और निंगसी हमें बाएं बोलकर चली गई। जाओ गैंग ने भी वांग वन चिंग को देखा और उन्हें वो अच्छी लगी। शाम 5:30 बजे तक ट्रेनिंग चली। जैसे ही छुट्टी हुई मेरा फोन बहुत तेज वाइब्रेट होने लगा। उसमें 99+ मैसेज देखकर मैं डर गया। मैंने व्हाट्सएप खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरे कजन भाई जाओ गैंग ने मेरी और सीनियर की फोटो फैमिली ग्रुप में डाल दी थी। मुझे अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ गैंग की सख्त आवाज याद आ रही थी, अभी तुम परफेक्ट नहीं हो, सब ध्यान रखो। जब वे दूर चले गए तो शांत खड़ा ग्रुप अचानक शोर मचाने लगा। चुलिन फेंग उस खाली बोतल को ऐसे पकड़े था जैसे कोई कीमती चीज हो। वह हंस रहा था। मैंने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बस करो, क्या इस खाली बोतल को घर ले जाओगे? हम दोनों बात करते हुए कैंटीन पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। मैंने कहा, चलो 3rd फ्लोर पे चलते हैं, मैं पे करता हूँ। जैसे ही मैंने पेमेंट के लिए फोन निकाला, स्क्रीन पर वो 99+ मैसेज देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे टोटल फ्रेंड्स भी 100 नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप है? मैंने कांपते हाथों से ग्रुप खोला। पूरे परिवार के मैसेज भरे पड़े थे। मैं सोच रहा था कि काश मैं कहीं छुप जाऊं। तभी ग्रुप में एक और मैसेज आया। जाओ गैंग ने लिखा था, पहला दिन खत्म हुआ, जिसे भी जाओ ये इसके बारे में जानना है मुझे सीधे फोन करो। मैं पूरी तरह परेशान हो गया। ये मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो सबके सामने मेरा मजाक बन गया था। अब मेरा क्या होगा? मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोच लिया कि अब इस एक्टिंग को आखिर तक चलाना है। वापस अपनी सीट पर आने पर रूममेट्स आपस में ट्रेनर की बातें कर रहे थे। त्रिभुवन ने कहा कि उनका ट्रेनर सीनियर ऑफिसर है। नितिन और रोहन के ट्रेनर बहुत छोटे रैंक के थे। तीनों ने जब मुझे देखा कि मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ तो सब मुझे घूरने लगे। क्या हुआ? नितिन ने सिर खुजलाते हुए कहा, तुम इतने नॉर्मल कैसे दिख रहे हो? मैं रोज कसरत करता हूँ ना। खाना जल्दी ही टेबल पर आ गया, 4 सब्जी और सूप। त्रिभुवन मुंह में चिकन ठूंसते हुए चिल्लाया, यश भाई, ये खाना मुझे 4 साल तक याद रहेगा। चारों मिलकर मजे से खा रहे थे। मैं भी कुछ समय के लिए अपने फैमिली ग्रुप की टेंशन भूल गया। तभी फोन बजा। मैंने देखा तीसरी बहन का फोन था। मैं खड़ी डीदिया हुआ और बोला, तुम लोग खाओ, मैं एक फोन सुनकर आता हूँ। तीनों ने हाथ हिलाया। उनके पास मेरी बात सुनने का टाइम नहीं था। कैंटीन से बाहर आकर मैं एक पेडेज के नीचे गया, एक लंबी सांस ली और फोन उठाया। हेलो दीदी। यश। किरण की आवाज कान फटने जैसी आई। मैंने तुरंत फोन कान से दूर किया। तुम आखिरकार फोन उठा रहे हो? मैं खाना खा रहा था, कैंटीन में बहुत शोर था, सब बहाने हैं। किरण ने तुरंत मेरी बात काटी। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। वह फीमेल फ्रेंड कौन है? कैसी दिखती है? कहाँ की रहने वाली है? कौन सा कोर्स कर रही है? तुम दोनों कैसे मिले और बात कहाँ तक पहुंची है? एक साथ 6 सवाल। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहा। दीदी, क्या आप एक एक करके पूछ सकती हैं? नहीं, जल्दी बताओ। मैंने आह भरी। एक सीनियर है, दिखने में काफी खूबसूरत है, वह भी कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, 2nd ईयर में है। जब मैं एडमिशन ले रहा था तब उसने मेरी हेल्प की थी। अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। कोई बात आगे नहीं बढ़ी तो तुमने उससे पानी की बोतल क्यों ली? पानी की बोतल लेने में क्या बुराई है? किरण बिना रुके बोलती चली गई। मैं पेड्डी के नीचे खड्डे खड्डे सोने ही वाला था। इसके बाद वह लव गुरु बन गई। सामने से पानी मिलने का क्या मतलब होता है, वहां से लेकर पहली डेट पर कहाँ जाना चाहिए, सब समझा दिया। बीच बीच में अपनी फिल्मों के लव सीन्स के एग्जाम्पल भी दे रही थी। मैं पूरे समय बस हाँ ठीक है करता रहा। मेरा दिमाग अब पावर सेविंग मोड पर जा चुका था। तो तुम्हें सब याद रहा ना? किरण आखिरकार रुकी। हाँ याद रहा। तो फिर से बोलकर सुनाओ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने लंबी सांस ली। पहली बात, सामने से पानी मिलने का मतलब है कि वह कम से कम मुझसे नफरत नहीं करती। दूसरी बात, प्रपोज करने की जल्दी नहीं करनी है। तीसरी बात, फिल्म देखने जाने से ज्यादा आसान खाने पर बुलाना है। चौथी बात, अमीरी नहीं दिखानी है। पांचवी बात, बस किरण ने मुझे रोका। लगता है तुम्हें सच में सब याद हो गया है। मैंने झूठ मूठ की तारीफ करते हुए कहा, दीदी की बातें ये छोटा भाई कैसे भूल सकता है? किरण हंसी और सीरियस होकर बोली, यश, अगर वह तुम्हें पसंद है तो उसके साथ अच्छे से रहना, और अगर पसंद नहीं है तो उसे धोखे में मत रखना, समझे? समझ गया दीदी। किरण ने सेहत का ध्यान रखने और अच्छे से खाना खाने की कुछ और बातें कही। फिर फोन रख दिया। मैंने बात करने का समय देखा, 24 मिनट। मैंने चैन की सांस ली। कमरे में वापस आने पर त्रिभुवन ने पूछा कि मैं इतनी देर कहाँ था। मैंने परेशान होकर कहा, मेरी तीसरी बहन थी, फ्री बैठी थी तो मुझे फोन कर दिया। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? 4, सब सगी हैं। त्रिभुवन हैरान रह गया। तेरी तो, ये तो गजब है। मैं अपने यूनिफॉर्म को वॉशिंग मशीन में डालते हुए बोला, बचपन में उन चारों ने मुझे बहुत पीटा है, तुम ये कभी फील नहीं कर पाओगे। पूरा कमरा हंस पड़ा। ट्रेनिंग पूरे जोर शोर से चल रही थी। अगले कुछ दिनों में रिया फिर से 2 बार पानी देने आई। शालिनी भी उसके साथ ही। त्रिभुवन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। 8वें दिन ट्रेनिंग अपने सबसे मुश्किल लेवल पर थी। यार, ये लोग ब्रेक क्यों नहीं दे रहे? त्रिभुवन फुसफुसाया। मैं एकदम सीधा खड्डा था और धीरे से बोला, हिम्मत रखो, अपनी शालिनी सीनियर के बारे में सोचो। ये सुनते ही त्रिभुवन तुरंत एकदम सीधा तनकर खड्डा हो गया। उसी समय ग्राउंड के पूर्वी हिस्से के रास्तों से 2 छुपते छुपाते इंसान पास आ रहे थे। दीदी, धीरे चलो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक बहुत प्यारी पर कमजोर सी दिखने वाली लड़की नीचे बैठ गई। वह मेरी चौथी बहन कोमल थी। वह बचपन से ही कमजोर थी, कुछ कदम चलते ही थक जाती थी। उसके साथ मेरी तीसरी बहन किरण आई थी। फिल्म
फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार होने के कारण उसे यह डर था कि कोई उसे पहचान न ले, इसलिए उसने खुद को पूरा पैक कर रखा था। सिर पर कैप, आंखों पर बड्ढा चश्मा, मुंह पर मास्क और एक बहुत बद्दा कोट। दीदी, हम ऐसे छुपकर यश को देखने आए हैं, कहीं वह गुस्सा तो नहीं होगा? कोमल ने पूछा। किरण ने कुछ सोचा, शायद वह मुझसे गुस्सा होगा। अरे होने दो गुस्सा, वह मेरा क्या कर लेगा? कोमल ने थोड़ी देर आराम किया। दोनों फिर आगे बढ़ी। किरण इस यूनिवर्सिटी में पहली बार आई थी, इसीलिए उसने एक लड़के को रोककर रास्ता पूछा। वह लड़का उस पूरे पैक इंसान को देखकर हैरान रह गया। रास्ता बताने के बाद उसे लगा कि उसने ये आवाज कहीं सुनी है। ग्राउंड के पीछे आखिरकार उन्हें छुपकर देखने की एक जगह मिल गई, एक बद्धे पेड़ के पीछे। किरण ने कोमल को बिठाया और खुद आगे देखने लगी। वहां एक जैसे यूनिफॉर्म पहने सैकड़ों नए स्टूडेंट्स एकदम लाइन से खड़े थे। उसे मैं तो नहीं मिला, पर सबसे पहले उसे बद्धा भाई विशाल दिखाई दिया, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का मेन ट्रेनर था। विशाल की पोजीशन को देखकर आखिरकार उसने मुझे भी ढूंढ लिया। तभी विशाल ने सीटी बजाई। 10 मिनट का ब्रेक। मैंने पानी पीने के लिए बोतल उठाई। जैसे ही सिर उठाया, मुझे ग्राउंड के बाहर एक घूमता हुआ पैक इंसान दिखाई दिया। जब मेरी नजर थोड़ा पीछे गई तो मैं चौंक गया। चौथी बहन, और वह पैक इंसान मेरी तीसरी बहन थी। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, ये क्या पागलपन है। मैं तेजी से विशाल के पास गया और धीरे से बोला, भैया, तीसरी और चौथी बहन यहाँ आई हैं, मैं बस उनसे मिलकर आता हूँ। विशाल ने सिर हिलाया। जाओ, चौथी बहन का ध्यान रखना। मैं उनकी तरफ भागा। कोमल का चेहरा सफेद पडेडी चुका था। उसने मुझे देखकर एक कमजोर सी स्माइल दी। मैंने उससे पहले बात नहीं की, बल्कि उस पैक इंसान से कहा, क्या आपको अपनी फिक्र नहीं है? चौथी बहन की तबीयत कैसी रहती है? क्या आपको नहीं पता? किरण ने डर कर एक कदम पीछे लिया। कोमल ने मुझे रोका। मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, दीदी की कोई गलती नहीं है। मैंने किरण को घूरा, फिर तुरंत कोमल को अपनी गोदी में उठा लिया। चलो किसी ठंडी जगह पर चलते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। तभी पीछे से विशाल की आवाज आई, सब वापस आ जाओ। त्रिभुवन ने पीछे मुड़कर देखा कि मैं एक खूबसूरत लड़की को गोदी में लेकर जा रहा हूँ। वह हैरान रह गया, पर इस बात की चर्चा अब पूरे कैंपस में फैलने वाली थी। मैं कोमल को गोदी में लेकर करीब 5 मिनट तक चला। सामने एक छोटा सा कॉलेज कैफे दिखाई दिया। दुकान छोटी थी, खिड़की पर कुछ पौधे थे। कोमल, हम यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दीदी तुम्हें घर ले जाएंगी, ठीक है? जैसे ही मैं कैफे के गेट के पास पहुंचा, रिया अपने हाथ में कुछ बुक्स लेकर वहाँ आ रही थी। उसने जैसे ही मुझे एक लड़की को गोदी में उठाए देखा, वह वहीं की वहीं थम गई। रिया सीनियर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी आवाज ने उसे होश में लाया। अरे, मेरी क्लास अभी खत्म हुई है, ये मेरी बहन आई है, ये मेरी चौथी बहन कोमल है। मैंने अपनी गोदी की तरफ इशारा किया, फिर उस पैक इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी तीसरी बहन है। रिया ने जब सुना कि ये बहनें हैं, तो उसके दिल को सुकून मिला और उसने तुरंत नमस्ते किया। नमस्ते दीदी, मैं यश की सीनियर रिया हूँ। मैंने कैफे में एक पर्सनल केबिन बुक किया। किरण ने आखिरकार अपने सारे कपड़े मास्क उतारे। कैप, मास्क और बड्ढा चश्मा हटाते ही रिया ने हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दीदी, क्या आप किरण हैं? इस चेहरे को वह बहुत अच्छे से जानती थी। किरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली, जिसके 3 म्यूजिक एल्बम सुपरहिट रहे हैं और सोशल मीडिया पर करोड़ों फैंस हैं। उसका नया सीरियल अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ था। पूरे शहर में उसके पोस्टर थे। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ। कहीं तुम वही सीनियर तो नहीं हो जो यश को पानी देती है? रिया इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी स्टार मेरी सगी बहन होगी। इसके बाद मैं कॉफी पीते हुए उन दोनों की बातें सुनता रहा। किरण फिर से अपनी आदत के मुताबिक बातें पूछने लगी कि रिया कौन से ईयर में है, कहाँ की रहने वाली है। रिया ने बताया कि वह 2nd ईयर में है और इसी शहर के ईस्ट एरिया की रहने वाली है। किरण ने खुशी से हाथ मिलाया। यह तो बहुत बढ़िया है, मैं इन दिनों फ्री हूँ, वीकेंड पर हम सब साथ में घूमने चलेंगे। मैं तो बस अपना सिर पकड़ कर रह गया। तीसरी दीदी, आपका वह शांत और सीरियस लुक कहाँ गया? जब बूढ़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में मुंह नहीं खोलते। मैंने उन सबको ऑर्डर देने को कहा तो तीनों एक दूसरे पर बात डालने लगे। आखिर में मैंने कहा, मेरी तरफ से ट्रीट। वे दोनों एक साथ बोले, ठीक है, तुम ही पैसे दो। मैं बाहर ऑर्डर देने गया और स्टाफ से कहा कि अंदर सर्व न करें, क्योंकि मुझे डर था कि कोई तीसरी दीदी को पहचान न ले। जब तक कॉफी तैयार हो रही थी, तब तक अंजलि ने कोमल से पूछा कि उसे फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। कोमल ने कहा कि किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी जाना और वीकेंड पर इंटर्नशिप करना। उसने तो 2nd ईयर से ही इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। अंजलि का गॉसिप वाला मूड अब इम्प्रेस होने में बदल गया। उसे लगा कि बंदी में आगे बढ़ने का जज्बा है। फिर उसने आवाज धीमी करके पूछा, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तीसरी दीदी, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कोमल का चेहरा एकदम लाल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि ने खुश होकर अपना सिर हिलाया। अमित सामने बैठा हुआ चुपचाप ये सब नजारा देख रहा था। उसकी नजरें तीसरी दीदी से हटकर कोमल पर गईं। वह बड़े प्यार से उस गर्ल को देख रहा था जो इतनी सिंपल और साफ दिल थी। जब वह हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ जाते थे। कोमल, उसने अपनी धीमी और प्यारी आवाज में कहा, थैंक यू कि तुम दादाजी के लिए पानी लेकर आई। अरे इसमें क्या बात है, पहले रोहन ने भी मेरी हेल्प की थी। अमित ने अपना इंट्रो दिया और कहा, रोहन बचपन से कभी स्कूल नहीं गया, ये उसका पहला चांस है जब उसके साथ कोई क्लासमेट है। ये जानकर कि कोई सीनियर गर्ल उसका ख्याल रखने के लिए है, हम सबको बहुत तसल्ली मिली है। कोमल ने जब ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये साइंस टॉपर कभी स्कूल ही नहीं गया। चारों लोग कॉफी शॉप में तकरीबन आधा घंटा बैठे रहे। अमित ने जब गुनगुना पानी पी लिया तो उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर दिखने लगी। मैंने
समय देखा। तीसरी दीदी, आप चौथी दीदी को लेकर घर जाओ, अब उन्हें आराम करना चाहिए। अमित टेबल का सहारा लेकर खड़ीडा हुआ। जब वह कोमल के पास से गुजरा तो रुका और धीरे से बोला, कोमल, रोहन का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इतना कहकर वह अंजलि का हाथ पकड़ कर बाहर चला गया। अंजलि ने गेट पर पहुंचकर वापस अपना सिर अंदर घुसाया और कोमल को आंख मारते हुए बोली, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, ये हमारा सीक्रेट है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ सिर्फ मैं और कोमल बचे थे। तुम्हारी तीसरी दीदी टीवी पर जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं है, कोमल ने कहा। टीवी पर तो काफी शांत और सीरियस लगती है, पर असल जिंदगी में इतनी फ्रैंक और मजेदार है। वह तो बस उनका एक स्क्रीन लुक है। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, असली रूप तो तुमने अभी देख ही लिया। कोमल अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम रियल। क्या तुम मुझे उनका वीचैट नंबर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं खुद अभी पूछने में शर्मा रही थी। मैंने अंजलि का वीचैट अकाउंट कोमल को सेंड कर दिया और अंजलि को एक वॉइस मैसेज भी भेज दिया। अंजलि ने वहां से तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कोमल इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने मुझे गले से लगा लिया। सीनियर गर्ल, क्या मैं भी आपको एक बार गले लगा लूं? मैंने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। कोमल को जैसे ही होश आया वह तुरंत पीछे हटी और सकपकाते हुए बोली, तुम जल्दी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाओ, वहाँ के सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने उसके शर्माने के अंदाज को देखा और मुस्कुराया। थैंक यू सीनियर गर्ल। थैंक यू किस लिए? मेरे लिए पानी लाने के लिए, मैंने सीरियस होकर कहा। और अभी मेरी चौथी दीदी से बात करने के लिए भी थैंक यू, वह आज बहुत खुश थी। कोमल ने मेरी तरफ देखा। उसके मन में जो भी अजीब सी उलझन थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक बहुत ही प्यारी और अनजानी सी खुशी ने ले ली थी। मेंशन नॉट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके गालों के डिंपल चमक उठे। तुम्हारी चौथी दीदी बहुत क्यूट है और तुम्हारी तीसरी दीदी भी बहुत स्पेशल है। मैंने समय देखा, 11:10 हो चुके थे, यानी छुट्टी होने में ज्यादा समय नहीं था। मैं भागता हुआ वापस ग्राउंड की तरफ गया। कैप्टन विक्रम ट्रेनिंग की तैयारी करवा रहे थे। मैंने जोर से कहा, रिपोर्ट सर। कैप्टन विक्रम ने मुझे देखा। बोलो। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। सुनो, थोड़ी देर में मेरे पास आना। वह मेरे पास आए। उस समय उनकी पीठ 300 लोगों की तरफ थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अमित की तबीयत कैसी है अब? मैंने अपने बड्ढे भाई की तरफ देखा। विक्रम का चेहरा ट्रेनिंग के समय जैसा ही सख्त था, पर उनकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। सब ठीक है, बस थकान थी। तीसरी दीदी उन्हें लेकर घर चली गई। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और 1 मिनट तक चुप रहे। उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, तीसरी दीदी का तो आपको पता ही है, जब जो मन में आए वही करती हैं। विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, पर उन्होंने बस इतना ही कहा, जाओ अपनी टीम में शामिल हो जाओ। कुछ ही देर बाद विक्रम ने आवाज लगाई, सब एक साथ आ जाओ। उन्होंने दोपहर के बाद होने वाली ट्रेनिंग के बारे में बताया और सबको फ्री कर दिया। वरुण पूरे दोपहर से अपनी बात रोके हुए था। उसने तुरंत पूछा, रोहन तुम अभी कहाँ गए थे? तुमने किसे गले लगाया था? वह मेरी चौथी दीदी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरी दीदी उन्हें यहाँ लेकर आई थी। अच्छा, मुझे तो लगा कि वरुण का इंटरेस्ट एकदम खत्म हो गया। क्या लगा था तुम्हें? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, दोपहर के बाद की ट्रेनिंग में कोई खास बात नहीं हुई। 5:30 सब खत्म हुआ, पर आज रात को भी स्पेशल ट्रेनिंग होनी थी। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ, पूरे ग्राउंड पर सब जोर जोर से चिल्लाने और शिकायत करने लगे। इतना शोर क्यों? विक्रम ने कहा। उनकी आवाज भले ही बहुत तेज नहीं थी, पर उनका एक एक शब्द सबको चुप कराने के लिए काफी था। क्या मैंने ऐसा कहा कि रात की ट्रेनिंग में तुम्हें 5 किलोमीटर भागना है? पूरी टीम एकदम शांत हो गई। विक्रम एक कदम आगे बढ़े और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े इजी हो गए। आज रात को कुछ टफ काम नहीं है, बस मस्ती होगी। सब के सब हैरान रह गए और फिर पूरे ग्राउंड पर खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत किया। दिन में काफी मेहनत हुई है, मैं जानता हूँ कि तुम सब थक चुके हो। रात को कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बस गेम्स होंगे। ये हुई ना बात? वरुण सबसे पहले चिल्लाया। उसकी तो आवाज ही बैठ गई। विक्रम के एक इशारे पर 300 से ज्यादा लोग घास पर पालथी मारकर बैठ गए। वह खुद भी वहीं बैठ गए। एक पैर पर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठ गए। वह दिन वाले सख्त कैप्टन से बिल्कुल अलग लग रहे थे। आज दिन में तुम सबने कैसा परफॉर्म किया ये तुम अच्छे से जानते हो, पर मेरा इरादा किसी की क्लास लेने का नहीं है। इस ट्रेनिंग का असली मकसद यही है कि तुम्हें पता चले कि असली थकान क्या होती है। अब तो सबको एहसास हो ही गया होगा। वहाँ नीचे बैठे कुछ लोग धीरे से हंसने लगे। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आज की इस हैवी ट्रेनिंग के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? बस फिर क्या था, सबने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। बहुत ज्यादा थकान हो गई सर, ऐसा लग रहा है कि पैर मेरे हैं ही नहीं, पैरों में छाले पड़े गए हैं। विक्रम बड़े इंटरेस्ट के साथ सबकी बातें सुनते रहे। जब सब अपनी बात कह चुके तब वह धीरे से बोले, थकान होना तो बहुत नॉर्मल बात है। जब मैं नया नया आया था तब मेरी हालत तो इससे भी बेकार थी। वह खड़े हुए और अपने कपड़ों की धूल साफ करते हुए बोले, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम में से कोई भी आगे आए और मुझसे मुकाबला करे। मुझे हराना जरूरी नहीं है, बस मेरे के गए काम का आधा भी कर लोगे तो तुम्हारी जीत मान ली जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो कल की ट्रेनिंग आदि कर दी जाएगी। यह सुनते ही पूरे ग्राउंड पर हंगामा मच गया। ठीक है, अब सब पहले खाना खाने जाओ, रात को 7 बजे यहाँ वापस जमा होना है। रात के 7 बजे पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। विक्रम आराम से टहलते हुए आए, सबको इकट्ठा किया और बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग साइड खड़ा होने को कहा। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी जैकेट उतारी। अंदर उन्होंने एक टाइट ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उनके मसल्स साफ नजर आ रहे थे। शाम को जो बात हुई थी उसे अब शुरू करते हैं, कौन आएगा सबसे पहले? 2 सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर पीछे की लाइन से काफी मजबूत और तगड़ा बॉय खड़ा हुआ। उसकी हाइट 6 फीट के करीब थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वह स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। वह बड्ढे बड्ढे कदम
घबराता हुआ आगे आया। सर क्या करना होगा? पुशअप्स। अगर तुम लगातार 50 परफेक्ट पुशअप्स कर लेते हो तो तुम्हारी जीत पकी। वह बॉय मुस्कुराया और नीचे झुककर पुशअप्स करने लगा। शुरू के 30 पुशअप्स तो उसने बहुत तेज और सही तरीके से किए, पर जैसे ही वह 40 के पास पहुंचा उसकी स्पीड कम होने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। 47वें पुशअप पर वह सीधा नीचे गिर गया। विक्रम ने उसे उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। वह बॉय धीरे से बुदबुदाया, वैसे तो मैं 60 से ज्यादा कर लेता हूँ, और वह उदास होकर वापस अपनी जगह चला गया। विक्रम बीच में खड़े थे, उनकी सांस तक नहीं फूली थी। क्या कोई और आना चाहता है? उन्होंने चारों तरफ देखा। पूरी टीम में एकदम सन्नाटा था। वरुण मेरे पास बैठा हुआ था। उसने अपनी कोहनी से मुझे धक्का दिया। रोहन भाई, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। आसपास के कई स्टूडेंट्स भी मेरी तरफ देखने लगे। एक स्टूडेंट ने धीरे से कहा, ये इससे नहीं हो पाएगा। वरुण ने उस इंसान को घूर कर देखा और मुझे फिर से उकसाने ही वाला था कि तभी सामने से विक्रम की आवाज आई, वहां पीछे। वरुण, तुम क्या फुसफुसा रहे हो? वरुण एकदम से चौंक कर खड़ा हुआ। रिपोर्ट सर, मैं यहाँ से एक बेस्ट प्लेयर का नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। किसका नाम? वरुण ने अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। ये रोहन, मुझे लगता है कि ये कर सकता है। वहां मौजूद 300 से ज्यादा लोगों की नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। मैं बहुत धीरे से खड़ा हुआ और वरुण को घूर कर देखा। वरुण ने अपना सिर पीछे खींचा और बिना आवाज किए सिर्फ अपने होठों से कहा, ऑल द बेस्ट। विक्रम ने जब मुझे देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आई। उन्होंने बिना अपनी फीलिंग्स दिखाए नॉर्मल आवाज में पूछा, रोहन, क्या तुम सच में ट्राई करना चाहते हो? मैंने एक सेकंड के लिए अपने बड़े भाई की आंखों में देखा। मुझे विक्रम की आवाज में एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई को आजमाने वाला अंदाज साफ महसूस हो रहा था। हाँ, क्यों नहीं। मेरी आवाज भले ही तेज नहीं थी, पर उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था। पूरी टीम में धीरे धीरे बातें शुरू हो गई और ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं आगे बढ़ा और झोंक गॉग के सामने जाकर खड़ा हो गया। किस चीज का मुकाबला? मैंने पूछा। पुशअप्स का। एंड्योरेंस टेस्ट है। जो पहले हार मानेगा वो हारेगा। झोंक गॉग ने आगे कहा, रूल में एक चीज और जोड़ लो, तुम्हें मुझसे जीतना जरूरी नहीं है। अगर तुमने मेरे टोटल का आधा भी कर लिया तो तुम जीत जाओगे और कल की ट्रेनिंग आधी हो जाएगी। मैंने अपने कंधे उचकाए। सब चलेगा, आधी नहीं होगी तो भी चलेगा। ये सुनकर आसपास के लोगों में खुसर पुसर और बढ़ गई। तुम हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, भीड़ में से कोई चिल्लाया। तो फिर तुम खुद आ जाओ यहाँ। मैंने उस बोलने वाले की तरफ एक बेरुखी भरी नजर से देखा। उस बंदे की हवा तुरंत टाइट हो गई और वो शांत हो गया। मैंने फिर से कहा, अगर आप लोगों में यहाँ आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो ज्यादा बकवास मत करो। अब सबके सब बिल्कुल खामोश हो गए। शुरू करते हैं। मैं नीचे आया और अपने दोनों हाथ घास पर टिका दिया। मेरा पोस्चर एकदम परफेक्ट था, जैसे किसी किताब का स्क्रीनशॉट हो। हम दोनों ने एक साथ शुरू किया। 20, 30, 50। आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। 80, 100। कुछ लोगों की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मेरा फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा और मेरी सांसें भी नॉर्मल चल रही थी। 150, 200। अब तो मैदान का माहौल ही पूरा बदल चुका था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 250, 300। हम दोनों मशीनों की तरह लगे हुए थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 350, 400। झोंक गॉग जब 410 पर पहुंचे तो उनके हाथ कांप गए और वो नीचे गिर गए। वो घास पर पलटकर लेट गए और जोर जोर से सांसें लेने लगे, पर मैं अभी भी नहीं रुका था। 411, 412। सबसे पहले चूल इनफॉग होश में आया और उसने उछलकर जोर से चिल्लाया, झोविये। बस फिर क्या था, पूरा मैदान गूंज उठा। तालियां, चीखें, सीटियां सब एक साथ मिक्स हो गईं। हर कोई बस मेरा ही नाम चिल्ला रहा था। मैंने 5 पुशअप्स और किए और फिर रुक गया। जब मैं खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सांसें भी भारी नहीं हुई थी। मैं झोंक गॉग के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। झोंक गॉग ने घास पर लेटे लेटे अपने छोटे भाई जैसे साथी के हाथ को देखा। वो थोड़ा झिझके और फिर मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान हल्की थी पर एकदम सच्ची थी। उनकी आंखों में एक गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़े हो गए। फिर पूरी टीम की तरफ घूमकर बोले, आज का मुकाबला मैं हार गया, कल की ट्रेनिंग आधी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो जैसे खुशियों का धमाका हो गया। सब जोर जोर से चीखने लगे। चू लिनफॉग भीड़ से निकलकर भागा हुआ आया और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। भाई साहब, 400 से ज्यादा पुशअप्स, तुम इंसान हो या रोबोट? मैंने उसके सिर पर धीरे से एक हाथ मारा और खुद को छुड़ाया। बस कर भाई, अब उल्टी आ जाएगी। अब तो सबकी आंखों में मेरे लिए इज्जत साफ दिख रही थी। जो पहले कैजुअल ले रहे थे वो अब पूरी तरह से फैन हो चुके थे। मैंने नोटिस किया कि भीड़ में एक लड़की थी जो बिना किसी मेकअप के भी बहुत प्यारी लग रही थी, फू यनरान। मुझे याद आया कि मैंने उसकी मिलिट्री पोजीशन को ठीक किया था। अगले दिन ट्रेनिंग आदि हो गई थी, इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादातर टाइम आराम ही कर रहे थे, जिसे देखकर दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स जल भुन रहे थे। पूरे दिन की ट्रेनिंग शाम को 5:30 बजे खत्म हुई। झोंक गॉग ने सबको लाइन में खड़ा किया, कुछ बातें कहीं और फिर छुट्टी कर दी। 300 से ज्यादा लोगों को जैसे कोई बड़ी आजादी मिल गई हो। चू लिनफॉग एकदम बॉस वाले स्टाइल में बोला, ये सब तो ये भाई की वजह से हुआ है, नहीं तो आज फिर पैरों का कचुम्बर निकल जाता। नान मुझे और लिन ईजो पहले से ही मैदान के एग्जिट गेट पर वेट कर रहे थे। नान मुझे वहां लगी रेलिंग पर किसी कीचड़ की तरह पसरा हुआ था और लिन ईजू के चश्मे के नीचे के डार्क सर्कल्स और भी गहरे दिख रहे थे। तुम दोनों की हालत तो बड़ी खराब लग रही है, चू लिनफॉग ने मजे लेते हुए कहा। पूछो मत भाई, हमारे इंस्ट्रक्टर आज पागल हो गए थे, नान मुझे ने बिना किसी जान के कहा। हा हा हा, शुक्र मनाओ झोविये का, हमारी ट्रेनिंग तो आज आधी थी। चू लिनफॉग के चेहरे पर चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे। हाँ भाई, पता है तुम ये बात कम से कम 800 बार बोल चुके हो। मेरा मूड काफी अच्छा था। चलो
चलो आज बाहर चलते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। सच में? चू लिनफॉग तुरंत एक्साइटेड हो गया। कहाँ चलना है? तुम लोग डिसाइड कर लो। साउथ गेट के पास एक नया बारबेक्यू शॉप खुला है। नान मूजे ने तुरंत अपना हाथ उठाया। हम चारों हॉस्टल आए, फ्रेश हुए और क्लोथ्स चेंज किए। मैंने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी जिसका फैब्रिक बहुत ही प्रीमियम था और कलाई पर एक सिंपल सी ग्रे कलर की वॉच पहन ली। चू लिनफॉग ने अब मुझसे प्राइस पूछना ही बंद कर दिया था। जैसे ही हम हॉस्टल के मेन गेट से बाहर निकले, मेरे फोन पर वीचैट का एक मैसेज आया। वॉग वांचिक का मैसेज था जिसमें बस 6 शब्द लिखे थे, साउथ गेट, झौव ये बचाओ। मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। चू लिनफॉग ने भी वो मैसेज देख लिया था। क्या हुआ भाई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वॉग वांचिक को कॉल लगा दिया। एक ही रिंग में फोन पिक हो गया। फोन के उस पार काफी शोर था, पुरुषों की आवाजें थीं और लड़कियों की बहस हो रही थी। वॉग वांचिक की आवाज बहुत धीमी थी पर वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। झौव ये पियाओ बुकी फिर से आ गया है। साउथ गेट के बाहर जो छोटा सा स्क्वायर है वहाँ उसने हमें घेर लिया है। निक्शी भी मेरे साथ है। मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने फोन कट किया और चू लिनफॉग से कहा, तुम लोग बारबेक्यू शॉप पर चलो, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, चू लिनफॉग ने जोर दिया। मैंने उन तीनों की तरफ देखा। उन सबके चेहरों पर एक ही जैसी बात लिखी थी, ठीक है चलो मेरे साथ ही रहो। हम चारों कैंपस में लगभग भागते हुए आगे बढ़े। मैं सबसे आगे था। मेरी स्पीड तेज और एकदम स्टेबल थी। मेरा राइट हैंड नीचे की तरफ था और उंगलियां थोड़ी भींची हुई थी। साउथ गेट पर तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ लगी हुई थी। मैं भीड़ को हटाते हुए अंदर गया तो वहाँ 7-8 लोग खड़े थे। पियाओ बुकी ने एक ब्राइट ग्रीन कलर का स्पोर्ट्स जैकेट पहना हुआ था जो स्ट्रीट लाइट में दूर से ही चमक रहा था। उसके पीछे उसी के जैसे क्लोथ्स पहने 4 और लड़के खड़े थे जो हाथ बांधे हुए एकदम एटीट्यूड में थे। उनके सामने वॉग वांचिक और निक्शी को एक पेड़ और फ्लावर बेड के बीच के कोने में घेर कर रखा गया था। वॉग वांचिक ने अपने हाथ में फोन टाइट पकड़ रखा था। उसकी पीठ एकदम सीधी थी और चेहरे पर गुस्सा था। निक्शी उससे आधा कदम आगे खड़ी थी और उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ चुका था। वांचिक, तुम भाग क्यों रही हो? पियाओ बुकी ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके मजाकिया टोन में कहा। मैं तो बस तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, इसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? पियाओ बुकी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम यहाँ फिर से मत आया करो। वॉग वांचिक की आवाज वैसे तो शांत थी पर निक्शी महसूस कर सकती थी कि वो कांप रही थी। नहीं हो सकता। पियाओ बुकी थोड़ा हंसा और एक कदम और आगे बढ़ा। मुझमें क्या कमी है? लुक भी है और पैसा भी है। मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूँ? निक्शी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, पियाओ बुकी ने उसे एक तीखी नजर से चुप करा दिया। मैं वांचिक से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। निक्शी पीछे की तरफ आधा कदम हटी पर उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और वो वहां से नहीं हिली। पियाओ बुकी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वॉग वांचिक की आवाज अब और सख्त हो गई। यह कॉलेज का गेट है। तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस को नहीं बुला सकती? पुलिस? पियाओ बुकी ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा और वो सब जोर से हंसने लगे। बुला लो भाई पुलिस को। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो किया नहीं है, बस खाने के लिए ही तो पूछ रहा हूँ। पुलिस इसमें क्या करेगी? वो फिर से एक कदम आगे बढ़ा और अब वो वॉग वांचिक से बस 2 कदम की दूरी पर था। मैंने भीड़ को चीरा और सीधे अंदर एंट्री मारी। मैंने पियाओ बुकी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे वॉग वांचिक के पास गया और बहुत ही नेचुरल तरीके से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वॉग वांचिक का पूरा शरीर एक पल के लिए एकदम स्टिफ हो गया पर फिर जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, वो खुद ही मेरी तरफ थोड़ी झुक गई। वांचिक, बहुत वेट करना पड़ा क्या? मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी पर वहां खड़े हर इंसान को साफ सुनाई दे रही थी। हॉस्टल में कुछ काम आ गया था इसीलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। वॉग वांचिक ने अपना सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने मेरी बात का साथ देते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम आ गए, यही बहुत है। अरे साले, तुम फिर से यहाँ आ गए, पियाओ बुकी ने गाली देते हुए कहा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और वॉग वांचिक से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना इन मक्खियों पर ध्यान मत दिया करो, कितनी गंदी होती हैं। ये सुनकर वॉग वांचिक के चेहरे पर एक हंसी आ गई। चू लिनफॉग और बाकी लोग भी भीड़ से अंदर आ चुके थे। चू लिनफॉग तुरंत आगे आया और उसने निक्शी को अपने पीछे सेव कर लिया। साले, अपना हाथ वांचिक के ऊपर से हटा, पियाओ बुकी चिल्लाया। ओ भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे चाहूं वैसे साथ रहूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? गर्लफ्रेंड? पियाओ बुकी ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। तुम वांचिक का बॉयफ्रेंड कब से हो गया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उसे अपनी लाइफ के फैसले तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी टोन अभी भी एकदम नॉर्मल थी पर मेरे हर एक शब्द में एक अलग ही पावर थी। पियाओ बुकी कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने फिर से कहा, तुम अभी अपने इन दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा। पियाओ बुकी बहुत ही अजीब तरीके से हंसा। तुम कहोगे और बात खत्म हो जाएगी। तुम हो कौन भाई? उसने पीछे घूमकर अपने दोस्तों से कहा। तुम लोगों ने सुना, ये लड़का मुझसे कह रहा है कि बात खत्म कर दो। अभी अभी कॉलेज में आया एक नया स्टूडेंट है, अच्छे क्लोथ्स पहनकर खुद को बहुत बड़ा नवाब समझ रहा है। उसके दोस्त भी उसके साथ हंसने लगे। पियाओ बुकी फिर से मेरी तरफ घूमा और एक कदम और आगे आ गया। अब वो मेरे बिल्कुल करीब था। मैं तुम्हें बता दूं, इस शहर में बस कुछ महंगे ब्रांड्स पहनकर तुम दादागिरी नहीं दिखा सकते। तुम्हें पता भी है कि मेरे पिता कौन है। मैंने उसकी तरफ देखा पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। पू बुकी ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोला तो उसकी आवाज और तेज हो गई। मेरे पापा शेंगजिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के पुगुचांग हैं। शेंगजिंग के आधे से ज्यादा अपार्टमेंट्स मेरे पापा की कंपनी ने ही बनाए हैं। तेरी क्या औकात जो मुझसे मुकाबला करेगा? उसने अपनी बात खत्म की और बड़े घमंड से मेरी तरफ देखने लगा
रहा इस इंतजार में कि कब मेरे चेहरे का रंग उड़े, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई चेंज नहीं आया। मैंने अपनी बात पूरी की। पू बुकी थोड़ा चकित हुआ और बोला, बात खत्म हो गई हो तो अपने लोगों को लेकर निकलो यहाँ से। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। प्रॉब्लम? पू बुकी की आवाज एकदम चीख जैसी हो गई। मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले तुम हो। उसने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी कॉलर पकड़ने की कोशिश की। मैं हटा, पर किसी को दिखाई नहीं दिया कि मैं कैसे हटा। छू लिन फेंग ने सिर्फ इतना देखा कि मेरा राइट हैंड पैंट की पॉकेट से बाहर आया और जैसे मक्खी को हटाते हैं वैसे ही हल्के से हाथ मारते ही पू बुकी का हाथ दूर जा गिरा। इसके बाद मैं आधा कदम आगे बढ़ा, अपने कंधे को थोड़ा झुकाया और पू बुकी पूरे 2 कदम पीछे जा गिरा। वो बस गिरते गिरते बचा। पू बुकी ने खुद को संभाला, नीचे अपने उस कलाई को देखा जो मार खाने से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे का गुस्सा अब अचंभे में बदल चुका था। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरी आवाज अभी भी बिल्कुल शांत थी, पर उन गहरी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। जाओ यहाँ से। पू बुकी ने अपना मुंह खोला, पर जब उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली तो उसका गला जैसे बिल्कुल जाम हो गया। उसके पीछे खड़े बाकी लोग भी एकदम शांत हो गए। पू बुकी ने अपने दांत भींचे, एक कदम पीछे हटा और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट ना, मैंने तुम्हें याद रख लिया है। इतना बोलकर वो पलटकर चला गया। उसके पीछे के लोग भी एक दूसरे को देखने लगे और फिर उसके पीछे पीछे चल दिए। ये ड्रामा खत्म हुआ और गेट पर तमाशा देखने वाले लोग भी चले गए। निंग शी के पैर जैसे कांपने लगे। छू लिनफेंग ने उसे सहारा देकर सीट पर बिठाया। निंग शी जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा सच में फाइट शुरू हो जाएगी। छू लिनफेंग ने तुरंत कहा, शीशी सीनियर, आप ठीक तो है ना? पानी चाहिए क्या? मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। निंग शी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हुआ और उसने नाम में सिर हिलाया। वांग वानकिंग वहीं खड़ी होकर मेरी पीठ को देख रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी ने मुझे पूरी तरह से ऑरेंज कलर में कवर कर रखा था। चौड़े कंधे और बिल्कुल सीधी पीठ। जाओ ये, आज के लिए थैंक यू। मैंने पलट कर पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग वानकिंग ने ना में सिर हिलाया और नीचे अपने हाथों को देखा जो अभी भी कांप रहे थे। चलिए, हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे, साथ चलते हैं। ओके। सब लोग कैंपस से बाहर की तरफ जाने लगे। चू लिनफेंग निंगशी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, जिससे निंगशी और भी शर्मा गई, पर फिर भी वो उसके सहारे आगे बढ़ती रही। बारबेक्यू शॉप के गेट पर पहुंचकर मैंने बाकी लोगों को पहले अंदर जाने को कहा और बोला कि मुझे कॉल करना है। मैं रोड के किनारे एक पेड़ के पास गया, उसके तने से टेक लगाई और अपनी एल्डर सिस्टर जाओ शियाओकिंग का नंबर मिलाया। सिस्टर, एक बात बतानी है। एक पुबुकी नाम का शख्स है, शेंगजिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के पुगवोचांग का बेटा। शेंगजिंग बिजनेस स्कूल में पढ़ता है, हमारी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर को कई बार परेशान कर चुका है। आज फिर उसने साउथ गेट पर रास्ता रोका और मुझसे फाइट करने की कोशिश भी की। फोन के दूसरी तरफ एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तुमसे फाइट करने की कोशिश की? झाओ शियाओकिंग की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई। झाओ शियाओकिंग की आवाज में थोड़ा संतोष था। फिर क्या हुआ? वो चला गया, पर जाते जाते धमकी दे गया। मैं थोड़ा रुका। मेरी आवाज इतनी नॉर्मल थी जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आज खाने में क्या है। सिस्टर, उससे कहना कि कल कॉलेज के गेट पर आए और घुटनों के बल बैठकर मुझसे और मेरी सीनियर से माफी मांगे, तब ये बात यहीं खत्म होगी। अगर नहीं आया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। फोन की दूसरी तरफ करीब 3 सेकंड तक चुपी रही। फिर झाओ शियाओकिंग ने सिर्फ एक शब्द कहा, ओके। थोड़ा रुकर उसने एक और लाइन जोड़ी, मुझे पता चल गया है, ना कोई सवाल ना कोई हिचकिचाहट। वैसे तुम्हारी थर्ड सिस्टर कल बोल रही थी कि वो यवू की दिखने में काफी अच्छी है। बहुत बढ़िया है। मैं ये बात सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। हेलो, सिग्नल इतना वीक क्यों है भाई? मैं ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कॉल कट कर दिया। जब मैं बारबेक्यू शॉप में वापस आया तो वांग वानकिंग और निंगशी पुराना वाकया भूलकर छू लिनफेंग और बाकी लोगों के साथ मजे से बातें कर रही थी। टेबल पर बहुत सी डिशेज आ चुकी थी। जाओ ये, तुम जल्दी बैठो, मीट का ऑर्डर दे दिया है, तुम फिक्र मत करो, मैंने सबसे बेस्ट चीजें मंगवाई हैं। चू लिनफेंग ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। तभी अचानक बाहर से कार के ब्रेक लगाने की बहुत तेज आवाज आई। एक नहीं बल्कि कई कारों की आवाज थी। टायर्स के रोड पर घिसने की आवाज रात के सन्नाटे में बहुत अजीब लगी। 3 बहुत ही रेयर लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स रुकी। उनके गेट्स खुले और उनमें से लगभग 12 यंग लड़के उतरे जिनकी उम्र 20 साल के आसपास थी। वे सब महंगे ब्रांड्स के क्लॉथ्स पहने हुए थे। सबसे आगे वाले शख्स ने नियन ग्रीन कलर का जैकेट पहन रखा था जो बहुत चमक रहा था। वो पुबुकी ही था। वो बारबेक्यू शॉप के गेट पर खड़ा हुआ और उसकी नजरें तुरंत विंडो के पास बैठी हमारी टेबल पर टिक गईं। वो अपने लोगों को लेकर सीधे हमारी तरफ आया। शॉप के बाकी कस्टमर्स ने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिए। ओनर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका हाथ काउंटर के नीचे रखे फोन की तरफ चला गया। चू लिनफेंग के हाथ से चिमटा टेबल पर गिर गया। वांग वानकिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने मेरे क्लॉथ्स को हल्के से खींचा। मैंने उसे भरोसा दिलाती नजरों से देखा। चू लिनफेंग ने बिना किसी को दिखाए टेबल पर रखी बियर की बोतल को कसकर पकड़ लिया। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मेरे मुंह में अभी भी मीट का पीस था और मैं उसे बहुत आराम से चबा रहा था। पू बुकी टेबल के पास आया, अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए और ऊपर से मेरी तरफ देखते हुए बोला, जूनियर, फिर से मुलाकात हो गई। मैंने मुंह का खाना अंदर लिया, अपना सिर उठाया और कहा, कोई काम है? पू बुकी की स्माइल एक पल के लिए गायब हो गई। वो अपने साथ 12 लोग लाया था। 3 लग्जरी कार्स में पूरे टशन के साथ अंदर आया था, पर सामने बैठे इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। तुमने कॉलेज के गेट पर मेरी इंसल्ट की, अब तुम पूछ रहे हो कि कोई काम है? मैंने अपनी स्पून नीचे रखी, चेयर के पीछे टेक लगाई और कहा, तो फिर अब तुम्हारा क्या प्लान
प्लान है? पू बुकी इस बेपरवाह अंदाज को देखकर बिल्कुल गुस्से से पागल हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने आदमियों को देखा। 11 लोग एक कदम आगे बढ़े और हमारी टेबल को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। छू लिनफेंग धीरे से खड़ा हुआ, उसके हाथ में बियर की बोतल थी। नान मुझे भी खड़ा हो गया और मेरे पास आकर रुक गया। मैंने उन दोनों को देखा और कहा, बैठ जाओ। लेकिन बैठ जाओ। मेरी आवाज इस बार और धीमी थी, पर उसमें एक ऐसा पावर था जिसे टाला नहीं जा सकता था। चू लिनफेंग ने अपने दांत भींचे और धीरे से नीचे बैठ गया। मैं पलटा और सीधे पुबुकी के सामने हुआ। पुबुकी, मैंने तुम्हें अभी कुछ समय पहले ही एक चांस दिया था। मुझे चांस दिया? पुबुकी हंसा। तेरी क्या हैसियत है बे? उसने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी कॉलर पकड़ने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोपहर को साउथ गेट पर किया था। पर इस बार मैंने उसका हाथ हटाया नहीं। मैंने अपना राइट हैंड उठाया और पुबुकी की कलाई को कसकर लॉक कर दिया। इसके बाद मैं एक कदम आगे बढ़ा, अपने कंधे को थोड़ा झुकाया और पुबुकी उसी मोमेंट आगे की तरफ खींचा चला आया। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे लॉक हो चुका था। पुबुकी के मुंह से एक चीख निकली और उसका चेहरा ऑलमोस्ट टेबल से टच हो गया। ये पूरा सीन 2 सेकंड से भी कम समय में हो गया। पीछे खड़े 11 लोग जब तक कुछ समझते, किसी ने बियर की बोतल उठाई, किसी ने चेयर उठाई, तो कोई मुक्का तानकर आगे बढ़ा। मैंने पुबुकी को छोड़ा और उनकी तरफ बढ़ गया। पहला शख्स आगे आया। उसका मुक्का मेरे क्लॉथ्स को छू भी नहीं पाया था कि मैंने साइड होकर खुद को बचाया और अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे दे मारा। वो शख्स सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरे शख्स ने बियर की बोतल से हमला करना चाहा। मैंने अपना सिर घुमाकर खुद को बचाया और लेफ्ट हैंड से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। बियर की बोतल नीचे गिरकर चूर चूर हो गई और वो शख्स 3 मीटर दूर जा गिरा। तीसरा शख्स पीछे से झपटा। मैं थोड़ा नीचे झुका, उसका निशाना चूक गया। फिर मैंने उसके पीछे की कॉलर पकड़ी और उसे हवा में ऐसा घुमाया कि वो चौथे शख्स के ऊपर जा गिरा। दोनों एक साथ जमीन पर लौटने लगे। 5वां, छठा, 7वां। मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पा रहा था। ये कोई सड़क छाप फाइट नहीं थी, बल्कि बहुत ही सटीक और असरदार मूव्स थे। हर एक वॉर इतना परफेक्ट था कि सामने वाला तुरंत बेअसर हो जाए, पर उसे कोई सीरियस इंजरी भी ना आए। चू लिनफेंग और बाकी लोग अपनी चेयर पर वैसे ही बैठे रह गए। उनके मुंह खुले के खुले थे और हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को ऊपर उठाना ही भूल गए। जब लास्ट शख्स आगे बढ़ा तो उसके पैर पहले से ही कांप रहे थे। उसने मुझे देखा, फिर जमीन पर यहाँ वहां गिरे अपने साथियों को देखा और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। वो 2 कदम ही भागा था कि मैंने पीछे से उसकी कॉलर पकड़ी और हल्के से हवा में लहराते हुए पुबुकी के पास फेंक दिया। 12 के 12 लोग जमीन पर चिते। बारबेक्यू शॉप में सारा सामान बिखर चुका था, पर कहीं भी खून का एक कतरा नहीं था और ना ही किसी की हड्डी टूटने की आवाज आई थी। वहां पार्क फर्श पर पेट के बल गिरा हुआ था। उसका हाथ पीछे की तरफ ऐंठा हुआ था और उसका चेहरा जमीन के टाइल्स से चिपका था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। जब उसने अपने पीछे अपने साथियों के रोने चीखने की आवाजें सुनी तो उसका सारा एटीट्यूड हवा हो गया। प्लीज प्लीज अब मत मारो। उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैं उसके पास नीचे झुका और उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि आज मैंने तुम्हें चांस दिया था। पार्क फिर से कांप उठा। कल कॉलेज के गेट पर आकर घुटनों के बल बैठकर मुझसे और वांग से माफी मांगना। पार्क को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। अगर नहीं आए तो मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी शांति थी जो सामने वाले को अंदर तक डरा दे। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझ में आया? पार्क ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया। चलो अब निकलो यहाँ से। पार्क घिसटे हुए खड़ा हुआ और घबराहट में वहां से भाग गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे भागे। बाहर से कार के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। तीनों कारें बहुत तेज स्पीड से वहां से गायब हो गईं। रेस्टोरेंट में एकदम शांति छा गई। मैं वापस अपनी सीट पर बैठा और सुअर का मांस, पोर्क का एक पीस जो अब ठंडा हो चुका था, अपने मुंह में रख लिया। मांस ठंडा हो गया है, ओनर से कहकर इसे फिर से गर्म करवा लेते हैं। बाकी 5 लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काफी समय बाद आखिरकार छू को अपनी आवाज वापस मिली। जाओ, तुमने अभी अकेले ही 12 लोगों को साफ कर दिया। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें मार्शल आर्ट आता है? पहले कभी सीखा है? बस थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत? चू की आवाज बहुत तेज हो गई। तुम इसे थोड़ा बहुत कहते हो? वांग को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने इतनी आसानी से 12 लोगों को नीचे गिरा दिया। मैंने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, क्या ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा? वांग ने अपना मुंह खोला, पर कुछ कहते कहते रुक गई। अगले आधे घंटे तक चू, नान और लिन बारी बारी से मुझसे बातें उगलवाने की कोशिश करते रहे ताकि उन्हें मेरे बारे में और पता चल सके। लेकिन मेरा स्टाइल तो फिक्स था। मैं बस हाँ, हूँ या अच्छा बोलता रहा या फिर उनसे कहता, अरे तुम लोग अपना खाना खाओ। वैसे मैंने खुद सबसे ज्यादा पेट भर कर खाया। अकेले ही मांस की 2 प्लेटें, बीफ की 1 प्लेट और चिकन विंग्स की आधी प्लेट साफ कर दी। जब खाना खाकर बिल चुकाने की बात आई तो रेस्टोरेंट का ओनर पैसे लेने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने भी कोई मुफ्त का फायदा नहीं उठाया। QR कोड स्कैन करके पूरा पेमेंट किया और जो बर्तन टूटे थे उनके पैसे भी साथ में जोड़ दिए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पर रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी। चू अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और फिर से पूछा, जाओ भाई
भाई, क्या वो लोग फिर से पंगा लेने आएंगे? नहीं आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और आराम से आगे बढ़ने लगा। महिला हॉस्टल के नीचे हम 6 लोग अलग हो गए। वांग वहीं खड़ी होकर मुझे जाते हुए देखती रही। जब मैं दूर चला गया तब उसने बहुत धीरे से कहा गुड नाइट। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे सकती थी। इसी समय शेंगजिंग यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर एक आलीशान विला के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। पार कार की सीट पर बैठा था और उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। यह ठंड की वजह से नहीं बल्कि खौफ के कारण था। उसकी कलाई एकदम सुन्न थी और पीठ में भी तेज दर्द था, पर इस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा उसे वह मानसिक बेइज्जती परेशान कर रही थी जो उसकी आत्मा तक को झकोड़ चुकी थी। 11 लोग मिलकर भी एक अकेले इंसान के सामने ढेर हो गए, और सबसे बड़ी बात, उस इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन शुरू से अंत तक बिल्कुल नहीं बदले थे। भाई, क्या हॉस्पिटल चलना है? कार चला रहे उसके साथी ने बहुत संभल कर पूछा। हॉस्पिटल क्यों जाएं? सीधे घर चलो, पार्क गुस्से में चिल्लाया। उसके दिमाग में बार बार झाओ का वही चेहरा घूम रहा था जब वह नीचे झुककर उसे देख रहा था। झाओ की वो काली आंखें किसी शांत पानी की तरह थीं। कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सा भरोसा कि जो कहा है वो होकर रहेगा। कल कॉलेज के गेट पर आकर घुटनों के बल बैठकर मुझसे और मेरी सीनियर से माफी मांगना। ये लाइन उसके दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी जो निकल ही नहीं रही थी। कार पार्क के विला के सामने रुकी। वह कार से बाहर आया। कलाई के दर्द से उसका मुंह बन गया, पर वह चिल्लाया नहीं। वह नहीं चाहता था कि घर वाले उसे इस हालत में देखें, खासकर उसके पापा। उसने अपनी कलाई को थोड़ा सहलाया और घर का गेट खोला। हॉल की लाइट ऑन थी। उसके पापा पार्क सीनियर घूचांग सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में चाय का कप था और सामने की एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी। पार्क के कदम वहीं रुक गए। उसके पापा आमतौर पर इस समय या तो किसी बिजनेस मीटिंग में होते थे या फिर अपने स्टडी रूम में। वो ऐसे हॉल में बैठकर इंतजार नहीं करते थे। पापा, उनके पापा ने अपना सिर उठाया। जब पार्क ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसका दिल बैठ गया। वह गुस्सा या नाराजगी नहीं थी बल्कि एक बहुत गहरा डर था। यहाँ आओ, उनके पापा की आवाज बहुत भारी और सूखी थी। पार्क हिम्मत करके आगे बढ़ा। पापा, क्या बात है? उनके पापा ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा। तुमने हाल ही में किससे पंगा लिया है? पार्क थोड़ा हैरान हुआ। मैंने तो किसी से पंगा नहीं लिया पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उनके पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी से नहीं लिया? सच कह रहे हो? हाँ पापा, सच कह रहा हूँ। पार्क को और अजीब लगा। आज बस कॉलेज में किसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। कैसा मनमुटाव? पार्क थोड़ा हिचकिचाया। वही, कॉलेज के गेट पर एक नए स्टूडेंट के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उससे बात करने गया था, पर उसने हमें पीटा। पीटा? तुम कितने लोगों को लेकर गए थे? 11 लोग। उनके पापा उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कंफर्म कर रहे हो कि वह झूठ तो नहीं बोल रहा। हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसके पापा अपनी जगह से उठे और अपना हाथ पूरा घुमाकर पार्क के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पार्क बिल्कुल सन्न रह गया। उसका आधा चेहरा दर्द से तपने लगा। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? उनके पापा ने कुछ नहीं कहा और दूसरे हाथ से एक और तमाचा मार दिया। पार्क 2 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और उसके मुंह से खून आने लगा। तुम्हें पता भी है कि तुमने किस इंसान से दुश्मनी मोल ली है? उनके पापा लगभग चीखते हुए बोले। मुझे सच में नहीं पता पापा, मैंने किसी बड़े इंसान से पंगा नहीं लिया। तुम्हें नहीं पता? आज रात मुझे किसका फोन आया था जानते हो? उनके पापा ने एक लंबी सांस ली। झाओ शियाओकिंग, झाओ कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट। पार्क की आंखें फटी की फटी रह गईं। झाओ कॉर्पोरेशन को झाओ सीनियर ने शुरू किया था और 20 सालों में उसकी वैल्यू 100 बिलियन तक पहुंचाई थी, लेकिन असली कमाल तो झाओ शियाओकिंग ने किया। उसके कमान संभालते ही सिर्फ 3 सालों में कंपनी की वैल्यू 100 बिलियन से बढ़कर लगभग 1000 बिलियन हो गई। 1000 बिलियन! पार्क का दिमाग सुन्न हो गया। उनके खुद के कंस्ट्रक्शन बिजनेस की वैल्यू तो सिर्फ कुछ बिलियन ही थी। झाओ शियाओकिंग ने फोन पर कहा कि तुम्हारे बेटे ने आज हमारे झाओ फैमिली के छोटे बेटे यानी मेरे भाई की सीनियर को घेरा और उनके साथ बदतमीजी की। छोटे बेटे ने कहा है कि कल तुम्हारा बेटा कॉलेज के गेट पर आकर घुटनों के बल बैठकर उससे और उसकी सीनियर से माफी मांगे। अगर वह नहीं आया तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। पार्क का चेहरा गुस्से और डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। अब उसे समझ आया कि झाओ जो कह रहा था वह सिर्फ हवा में बातें नहीं थी। क्या तुम जानते हो कि वह झाओ कौन है? वह झाओ शियाओकिंग का सगा छोटा भाई है, झाओ फैमिली का इकलौता वारिस। उनके पापा की आवाज इतनी कमजोर लग रही थी जैसे कोई डूबता हुआ इंसान बोल रहा हो। झाओ फैमिली का जो रुतबा है हम उसके आसपास भी नहीं है और उनकी ताकत सिर्फ इस बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि उस झाओ के दादाजी कौन है? पार्क ने बिना कुछ सोचे समझे बस नाम में अपना सिर हिलाया। झाओ जेनबांग। ये नाम सुनते ही पार्क के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह तुरंत फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। इस बार वह झाओ के कहने पर नहीं गिरा था बल्कि इसलिए गिरा था क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वॉन वांचिंग को जब ये खबर मिली तो वह हॉस्टल में बुक रीड कर रही थी। उसने बुक रखी, ग्राउंड में आई, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और फिर हैरान रह गई। पू बुकी घास पर घुटनों के बल बैठा था और उसके ठीक सामने घास पर मैं बैठा था। उसने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। जाओ मत, अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपना सिर घुमाकर पू बुकी की तरफ देखा। पू बुकी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आवाज सैंडपेपर की तरफ फटी हुई थी। वान वांचिंग क्लासमेट, आई एम सॉरी। इस बीच तुम्हें परेशान करना मेरी भूल थी। कल लोगों को लाकर हंगामा करना भी मेरी भूल थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद कभी तुम्हारे
तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जमीन पर घुटनों के बल बैठे पू बुकी को देखकर वान वांचिंग का मन अजीब सा हो गया। इस इंसान ने उसे लगभग 1 साल तक परेशान किया था, लेकिन अब वह हजारों लोगों के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांग रहा था। उसने फील किया कि उसे वैसी खुशी नहीं मिली जैसी उसने सोची थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं साइड में खड़ा था, अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए, चेहरा एकदम नॉर्मल था, जैसे कह रहा हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वान वांचिंग ने एक गहरी सांस ली। तुम जाओ, इसके बाद मत आना। पू बुकी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से जमीन से खड़ा हुआ। उसके घुटनों पर घास के दाग और मिट्टी के निशान थे। वह पूरी तरह से बेहाल दिख रहा था। पू गू चांग ने बहुत संभल कर अपनी जुबान खोली। जाओ यंग मास्टर, तो ये मामला, मैंने कहा था कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो तो ये मामला खत्म। पू गू चांग को जैसे बहुत बड़ी राहत मिल गई। वह पू बुकी को खींचकर ऑलमोस्ट घसीटते हुए ग्राउंड से बाहर ले जाने लगा। पू बुकी को जब खींचकर ले जाया जा रहा था तो वह कुछ कदम बाद अचानक रुका। उसने पीछे घूमकर मेरी तरफ देखा। उसकी उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बहुत ही गहरा खौफ था जो उसकी हड्डियों तक समा चुका था। ग्राउंड पर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक शोर मच गया। चू लिनफेंग पास आया। जाओ यंग मास्टर, क्या आप किसी बहुत बड़े रईस खानदान के बेटे हैं? नहीं। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उसका जूनियर हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या इतना काफी नहीं है? चू लिनफेंग एक पल के लिए चकरा गया, फिर हंसते हुए बोला, काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। मिलिट्री ट्रेनिंग के आखिरी दिन मार्च पास्ट का परफॉर्मेंस था। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ग्रुप 8वें नंबर पर आने वाला था। झाओ गांग ग्रुप के साइड में खड़े होकर आखिरी बार टीम को ठीक कर रहे थे। 14 दिन तक मेहनत की है, बस आज के इन 5 मिनटों का खेल है। अगर किसी ने भी गलत स्टेप लिया तो वापस आकर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी होगी। जब ग्रुप स्टेज के सामने से निकला तो मैं दूसरी लाइन में चौथे नंबर पर था। मेरी चाल एकदम पकी थी, हाथ उठाने का लेवल और पैर का एंगल सब कुछ एकदम परफेक्ट और किताबी स्टैंडर्ड का था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट तुरंत वहीं पर हुआ। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फर्स्ट पोजीशन मिली। 300 से ज्यादा लोग एक सेकंड के लिए चुप रहे और फिर इतनी तेज खुशी की आवाज गूंजी कि कान फट जाए। इसके बाद बड़ी मीटिंग हुई और ये बताया गया कि दोपहर को छुट्टी है और मंडे से रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। 18 साल की लाइफ में ये पहली बार था जब मैं अपने घर से इतनी दूर रहा था। मैंने तुरंत अपनी चौथी सिस्टर को एक मैसेज भेजा, मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई है, कुछ देर में घर आ रहा हूँ। मैसेज का रिप्लाई तुरंत आया। जाओ शियाओशु सच में बहुत खुश थी। बहुत अच्छे, मैं आंटी से कहकर तुम्हारी पसंद की डिश बनवाती हूँ। सब कुछ खत्म होने के बाद नान मुझे और लिन येजो अपने अपने ग्रुप से भागते हुए मेरे पास आए। चू लिनफेंग ने उनसे पूछा कि उनका डिपार्टमेंट कौन से नंबर पर आया। नान मुझे का डिपार्टमेंट 8वें नंबर पर था और लिन येजो का इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पर था। चू लिनफेंग ने तेज आवाज में कहा, आज तो पार्टी बनती है, आज नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी बात रखी, मुझे एक बार घर जाना है। घर? क्या तुम्हारा घर इसी शहर में है? हाँ, क्लोथ्स गंदे हो गए हैं, घर जाकर चेंज करने। तो तुम वापस कब आओगे? नान मुझे ने पूछा। संडे की रात को। ठीक है, तो संडे की रात को तुम्हारे साथ डिनर करेंगे। चू लिनफेंग ने अपना हाथ हवा में हिलाया। इस बार मेरी तरफ से पार्टी। भले ही मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े होटल में खाना नहीं खिला सकता, पर कैंटीन की स्पाइसी मैगी या सूप तो पिला ही सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है। चारों लोग ग्राउंड के किनारे पर अलग हो गए। चू लिनफेंग और बाकी दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। मैं हॉस्टल की तरफ घूमा, क्लोथ्स चेंज किए, गंदे क्लोथ्स को बैग में रखा और फिर नीचे आकर अपनी कार लेकर कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। शेंगजिंग का सितंबर का महीना, आसमान एकदम साफ था। फॉरबिडन सिटी रोड के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ मेरे बचपन के समय से ही वहां थे। 18 साल हो गए, अब वे और भी ऊंचे और घने हो गए थे। नंबर 18 वाले इस बड़े घर के मेन गेट पर 2 पुलिस वाले गन लेकर तैनात थे। मेरी कार जब गेट पर पहुंची तो मैंने अपनी कार का ग्लास नीचे किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ने मुझे देखते ही तुरंत सैल्यूट किया। तीसरे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट बिना किसी आवाज के खुल गया और कार धीरे से अंदर चली गई। यह जगह बाहर से जितनी दिखती थी, अंदर उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मेन बिल्डिंग 3 फ्लोर की एक पुरानी स्टाइल की आलीशान कोठी थी। ग्रे रंग की दीवारें और छत इतनी सिंपल कि बाहर से देखने पर इसमें कुछ भी खास नहीं लगता था। मैंने अपनी कार को मेन बिल्डिंग के सामने वाले पार्किंग स्पेस में पार्क किया। मैं ट्रेवल बैग हाथ में लेकर जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गेट अंदर से खुल गया। तीसरे यंग मास्टर वापस आ गए। केयर टेकर निंग आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में प्यार भरा दर्द था। कमजोर हो गए हो? मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी क्या? ठीक थी। तुम्हारी चौथी सिस्टर कल से ही तुम्हारी बातें कर रही थी, कह रही थी कि तुम कॉलेज में अच्छे से खाना नहीं खा रहे होगे। आज सुबह सुबह ही उन्होंने आंटी को भेजकर मीट मंगवाया है ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की स्वीट डिश बनवाई जा सके। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना बैग निंग आंटी को दिया और गार्डन की तरफ चल दिया। गार्डन में झाओ शियाओशु एक हल्के पिंक कलर के होमवेयर में बैठी थी। ऊपर से एक पतला ब्लैंकेट ओढ़े हुए वह एक स्टोन की बेंच पर बैठी थी और हाथ में गर्म पानी का कप लिए हुए थी। दोपहर की धूप बेलों से छनकर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। चौथी सिस्टर, मैं वापस आ गया हूँ। झाओ शियाओशु ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शियाओ, ये वापस आ गया। हम दोनों भाई बहन कुछ देर बातें करते रहे। मैंने बड़ी सिस्टर के बारे में पूछा तो झाओ शियाओशु ने बताया कि बड़ी सिस्टर पापा के साथ कंपनी की मीटिंग में गई है। फिर उसने पास के बॉक्स से एक लिफाफा निकाला। यह बड़ी सिस्टर तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। मैंने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक
एक बैंक कार्ड और एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर बड़ी सिस्टर की राइटिंग में लिखा था, पॉकेट मनी है, खर्च करने में कंजूसी मत करना। मैंने अभी वह लिफाफा टेबल पर रखा ही था कि हॉल का गेट खुला। शियाओ, ये वापस आ गया क्या? एक वीमेन गेट पर खड़ी थी। वह एक सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर का ट्राउजर पहने हुए थी। उसके लंबे बाल पीछे एक सिंपल स्टाइल में बंधे थे। उसका चेहरा मुझसे 70% मैच करता था। वह देखने में 30 साल की लगती थी, लेकिन इस साल वह 53 साल की हो चुकी थी। पुरानी मार्शल आर्ट्स फैमिली का असर बेकार नहीं जाता। मम्मी, मैं खड़ा हो गया। लियू किंगयुआन पास आई और उन्होंने अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें मेरे शोल्डर और कलाई पर कुछ पल के लिए रुकी, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छे, आलस नहीं किया। मैं हंसा, हिम्मत भी नहीं है। लियू किंगयुआन बैठ गई। सुना है कि तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग तुम्हारा बड़ा भाई झाओ गांग करवा रहा था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तुम वहाँ उसके सिपाही थे, उसके भाई नहीं। फिर वह रुकी और उनकी आवाज थोड़ी बदल गई। वैसे तुम्हारे चौथे अंकल कह रहे थे कि तुमने कॉलेज में किसी को पीटा है। मम्मी, पीटना नहीं कहेंगे, वह सेल्फ डिफेंस था। कोई 12 लोगों को लेकर मुझसे उलझने आया था। मुझे पता है। लियू किंगयुआन ने मेरी बात बीच में ही काटी। 12 लोग थे और तुमने अकेले ही उन सबको निपटा दिया। पर फिर भी सामने वाले में से किसी को मामूली चोट तक नहीं आई। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बेकार नहीं गई। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह की संतुष्टि थी। थैंक्स मम्मी। थैंक्स किस लिए? लियू किंगयुआन अपना कप रखकर खड़ी हो गई। रात के खाने में क्या खाना है? मैं आंटी से बोल देती हूँ। स्वीट मीट डिश, चौथी सिस्टर ने पहले ही आंटी से बोल दिया है। लियू किंगयुआन ने झाओ शियाओशु की तरफ देखा और झाओ शियाओशु मुस्कुराने लगी। संडे की सुबह ठीक 6 बजे मेरे अलार्म ने मुझे जगा दिया। यह नियम मेरी माँ लियू किंगयुआन ने मेरे लिए बनाया था। रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करना फिक्स है। जब मैं 5 साल का था तब से लेकर आज तक पूरे 13 साल हो गए। बीमारी के अलावा यह कभी मिस नहीं हुआ। मैंने एक ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स वियर पहना और नीचे बैकयार्ड में चला गया। बैकयार्ड के ईस्ट साइड में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल जगह बनी थी, जहाँ नीचे पत्थर लगे हुए थे और आसपास बांस के पेड़ थे। वार्म अप खत्म करने के बाद मैंने मार्शल आर्ट्स के स्टेप्स किए। मेरी स्पीड ना तो बहुत तेज थी और न ही बहुत स्लो, लेकिन हर एक स्टेप एकदम सही जगह पर था। पूरे स्टेप्स खत्म करने के बाद जब मैं रुका तो मेरी सांसें अभी भी नॉर्मल थीं, बस माथे पर हल्का सा पसीना था। मैंने अपनी वॉच देखी, 6:58 हुए थे। 1 घंटे में 2 मिनट कम। नहाने के बाद और साफ क्लोथ्स पहनने के बाद मैं नीचे आया। निंग आंटी ने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हॉल में आया ताकि अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकल सकूं। गेट के पास रखे की होल्डर में बिना किसी सिस्टम के 10-12 महंगी सुपर कार्स की चाबियां ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। मैंने वहां से कोई भी एक चाबी उठा ली और गैराज में जाकर उस सिल्वर ग्रे कलर की सुपर कार को स्टार्ट किया। कार बड़े घर से बाहर निकली और फॉरबिडन सिटी रोड पर आगे बढ़ गई।